Hello students and good morning to all of you, and this is Vijay Singh and I am going to discuss with you the Income Tax Law and Practices Unit 4. The topic is computation of income under the head of other sources, and this is our third lecture and it comes under the section 56 to 58. I hope you understand whatever I discussed in my previous two lectures. Charging section 56(1), taxation of dividend section 115(0), dividend section 2, subsection 22, taxation of distribution of income of shareholders section 115(qa), taxation of income received from mutual fund or UTI, casual income, interest and income. All these things I discussed in my previous two lectures, and today I am going to discuss with you. First thing is income from letting of machines, plant or furniture belonging to the assessee. Second thing, some receive under key man insurance policy, including bonus. Or third thing is taxation of gifts. So three things I discuss with you. Let's move towards. So this is the income from letting of machine, plant or furnitures belonging to the assessee. So if the plant and machinery etc. is not let out as part of assessee's business activity, then income arising from such hire will be taxable under the other sources. ठीक है, तो जो भी मशीनरी या प्लांट है या कोई भी चीज है जो उसने is not let out, अगर उसने let out नहीं की है as a part of the business activity, then the income from these means अगर वो such hire will be the taxable under the other sources. जो भी उसने लिया है, रेंट पे अगर उसने लिया है, तो जैसे हमने ये कहा है घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, कार है बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहा है इसको, नॉट बिजनेस अदर सोर्सेज 56. तो अगर बिजनेस के लिए है तो उसको सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में हम इसको जो है चार्ज करेंगे. इफ लेटिंग इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी देन अंडर बिजनेस और प्रोफेशन में ये जाएगा. अगर लेटिंग आउट किया है तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, मिस्टर एक्स हैज लेट आउट अ कार ऑन रेंट ऑफ रुपीज 1,20,000. ड्यूरिंग दिस द कार वाज परचेज ऑन 15 April 2018 for rupees 2 lakh, and the repair and maintenance expenses incurred during the year 2019 30,000. Compute the taxable income under the other sources. ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है. इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि उसने रेंट जो है 1,20,000 रुपये का लिया है, डेप्रिसिएशन उस पर लग जाएगा पूरे साल का. उसने 2 लाख रुपए उसने लिया है, तो उसका जो एक स्टैंडर्ड रेट है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगे माइनस रिपेयर जो उसने कहा वो भी घटेगा. कुल मिला के उसको 62,250 रुपये का जो है उसको फायदा होगा. डेप्रिसिएशन कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ कार है आपकी 2 लाख रुपए की, 7.5% डेप्रिसिएशन फॉर द 18-19 स्टैंडर्ड रेट जो दिया गया होगा, तो 15,000 हुआ. देन डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो दोनों को मिला के 19-20 का भी जब तक उसने उसको यूज किया है तो उस हिसाब से जो है आपका कुल मिलाकर 27,000 WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए यहाँ पर 27,750 2 साल का डेप्रिसिएशन बन जाएगा. ठीक है, इसके अलावा इनकम फ्रॉम कंपोजिट लेटिंग ऑफ मशीन, प्लांट एंड फर्नीचर एंड बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इफ लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दोनों इनसेपरेबल है, एक्सेट्रा एंड सच लेटिंग इज नॉट एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अगर उसको बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, देन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच लेटिंग विल बी टैक्सेबल. ठीक है, अगर वो बिजनेस का पार्ट नहीं है तो वो उससे जो भी इनकम वो कमाएगा वो भी टैक्सेबल होगा. इफ लेटिंग इज एज अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस एक्टिविटी देन अंडर बिजनेस और प्रोफेशन, अगर उसका पार्ट है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा. ठीक है, रेंट हाउस प्रॉपर्टी उसके पास, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कैन बी सेपरेटेड, अगर सेपरेटेड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड. सेपरेटेड है तो हाउस प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, बिल्डिंग और फैसिलिटी अदर सोर्सेज में चली जाएगी, कैन नॉट बी सेपरेटेड तो अदर सोर्सेज इनकम में आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ आती हैं. इसके अलावा ये है मिस्टर एक्स हैज, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, लेट आउट द बिल्डिंग ऑन अ रेंट 2,40,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 along with the facility, electricity, gas and water. Repair and maintenance expenses including 1920 on building is 20,000 and 30,000. Incurred payment of electricity, gas, water bill and rent
कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द अदर सोर्सेज 2021 के लिए असेसमेंट ईयर है। तो टैक्सेबल फ्रॉम इनकम और फ्रॉम अदर सोर्सेज में असेसमेंट ईयर 2020 42,40,000 की उसकी रेंट उसको मिला, 20,000 30,000 रुपये उसके एक्सपेंसेस हुए, तो 1,90,000 रुपये उसकी इनकम हो जाएगी। सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पॉइंट था जिसको हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि आपको बताया था, सम रिसीव अंडर की स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप ये देख रहे हैं सम यानी आप पैसा जो भी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस के अगर रूप में मिलता है, तो एज सम रिसीव अंडर द स्कीम एंड पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इज टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी एंड प्रोफेशन। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्जेबल नहीं होगा। क्यों होगा? सम रिसीव अंडर स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, रिसीव बाय पर्सन टेकिंग पॉलिसी और नॉट रिसीव बाय पर्सन टेकिंग पॉलिसी, दो चीजें इसमें आती हैं। तो रिसीव बाय पर्सन टेकिंग पॉलिसी बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28 इसको माना जाएगा, और नॉट रिसीव बाय पर्सन तो रिसीव बाय एम्प्लॉई है या रिसीव बाय अदर पर्सन है, तो सैलरी इनकम मानी जाएगी। अगर एम्प्लॉई के द्वारा है तो अदर इनकम है तो अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको किस तरह का इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी होती है और रिसीव बाय पर्सन टेकिंग बाय पॉलिसी, जो इस व्यक्ति ने पॉलिसी कराई है उसी को तो मिलता है, तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है, जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए ये बात होती है। और नॉट रिसीव बाय पर्सन तो अगर नहीं है तो एम्प्लॉई लेगा या नया होगा। सम या प्रॉपर्टी रिसीव एज ए गिफ्ट अगर हम बात करें, तो टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट की अगर हम बात करें, तो सम ऑफ मनी रिसीव बाय एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50,000, 50,000 से ऊपर है इन अ प्रीवियस ईयर है अगर, और वाइल ऑफ सम ऑफ सच सम शैल बी इंक्लूडिंग इन इनकम रिसीव अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज जो है उसको माना जाएगा। टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज गिफ्ट और inadequate consideration है। Property means following capital assets of the assessee name as immovable property being land and building of both, shares and securities, jewelries, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, bullions, any work of the art, जो भी है ये सब चीजें capital assets मानी जाती हैं। टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात करें, विदाउट कंसिडरेशन है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, इसको एसडीबी हम कहते हैं, अप टू 50,000 एग्जेम्प्टेड है 50,000 तक। सेलिंग प्राइस इज लेसर देन एसडीबी, और ए और बी दोनों हायर हैं, दोनों में से तो 50,000 या 5% ऑफ कंसिडरेशन जो भी है एसडीबी शैल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द अदर सोर्सेज। ठीक है, जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तक जाती है। फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है सेलिंग प्राइस अप टू एसडीबी माइनस 50,000 एग्जेम्प्टेड होगा, स्टैंडर्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस 50,000 तो एग्जेम्प्टेड है। सेलिंग प्राइस इज लोअर देन एसडीबी माइनस 50,000, देन एसडीबी माइनस एसपी शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। उसके बाद है टैक्सेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो मूवेबल और इमूवेबल दो तरह की प्रॉपर्टी हो गई, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। फेयर मार्केट वैल्यू की बात यहाँ पर होती है। तो एफएमबी जो है अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्टेड, एफएमबी इज मोर देन 50,000, एफएमबी शैल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द अदर सोर्सेज ऑफ रिसीवर, इसको माना जाता है जो भी है। फिर सेलिंग प्राइस अप टू एफएमबी माइनस 50,000 एग्जेम्प्टेड होगा, और सेलिंग प्राइस इज लेस देन एफएमबी माइनस 50,000, तो एफएमबी माइनस एसपी सेलिंग प्राइस अगर हम करेंगे दैट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो रिसीवर के हैंड में जब भी आएगी तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। तो ये इसमें आती हैं चीजें। इसके अलावा सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 की अगर हम बात करें, तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट अंडर द अदर सोर्सेज देन इट इज स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, अगर जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, तो वो अदर सोर्सेज देन इट्स स्टैम्प वैल्यू और एफएमबी विल बी टेकन एज इट्स कॉस्ट एक्विजिशन, तो उसको कॉस्ट एक्विजिशन के रूप में लिया जाएगा। सम ऑफ मनी प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम फ्लोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव से आपको मिलता है तो नॉट इंक्लूडेड इनकम, उसको इनकम्स में नहीं मानते हैं। ऑन मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, तो अभी आपकी इनकम में अंडर विल और इनहेरिटेंस, आपको किसी वसीयत या कहीं से मिलता है तो नहीं माना जाएगा। रिसीव इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर और डोनर, डोनर या पेयर के रूप से भी जो भी मिलेगा वो भी आपका नहीं माना जाएगा। फ्रॉम ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12(2)(a)
12AA from local authorities under section 1020. Any from any university, educational institution, hospital, trust or institution under section 1023C अगर आपको मिलता है तो we exempted है. By way of transaction not regarded as transfer under section 47, certain special cases हैं. From an individual by trust created or established solely for the benefit of relative individual, any compensation of other sources payment due not and receive or by way of whether name of call, connection with the termination of his employment or modification terms and condition etc. तो ये चीजें आती हैं इसमें. रिलेटिव्स की बात करें तो कौन रिलेटिव्स कहलाते हैं? जिनके केसेस में इन केस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, पति पत्नी हो, ब्रदर सिस्टर हो, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस हो, ठीक है, उनके बच्चे, उनके पत्नी वगैरह, ब्रदर सिस्टर आइदर द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, एनी lineal ascendant or descendant of the individual, any lineal descendant or descendant of the spouse, ठीक है, जो भी आपके ससुराल पक्ष इस टाइप की चीजें हैं, हाउस स्पाउस ऑफ अदर पर्सन्स, वो सब चीजें आपकी जो है रिलेटिव्स में आते हैं. इसके अलावा HUF की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ HUF एनी मेंबर देयर ऑफ, जो भी मेंबर है वो सब इसमें आते हैं. नाउ द फोर्थ थिंग इज वेयर द date of the agreement fixing the amount of consideration for the transfer of immovable properties and any date of the registration are not same. The stamp duty value of the date of agreement may be taken as purpose of this sub clause. So other provisions shall be apply. ठीक है, जो भी provision दिए वो apply हो जाएंगे. In case of the where the amount of consideration referred to therein or the part of thereof has been paid by way of an account paying check or an account paying bank draft or by use electronic clearance system through the bank account and through such other electronic modes as may be prescribed on or before date of agreement of transfer immovable properties. ठीक है, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं. Let's take an example. Mr. X received the following gifts during the previous year 1920. He gets a gift of rupees 25,000 from his friend A. He gets another gift of rupees 5,000 from his friend A. He gets a gift of 26,000 from C, who is a cousin of his father. He gets a gift of 5,000 from D, who is the elder brother of his grandfather. He gets a gift of rupees 41,000 from his grandmother. On the occasion of marriage, he X gets the 1,90,000 as gift. Out of which 1 lakh is received from relative and remaining amount is from friends, X friends or Mrs. X friends. And he gets 80,000 from a notified public charitable institutions. He received 5,40,000 under a will a person to know to him. He received a house property from his friend or as gift, stamp value 40,000. Received share from his friend 65,000 fair market value. Compute the chargeable of income of the in the hands of X and other sources. उसको हमें देखना है तो क्या करेंगे? तो ये है आपके इनकम अंडर द सोर्सेज, अदर सोर्सेज. अगर हम जाएं तो he gets rupees 25,000 from his friend A, amount 25,000 है. He gets gift from another 5,000, ये भी इसमें other sources में जाएगा. He gets 26,000 from C, cousin of his father, 26,000 है. He gets rupees to 5,000 from D, brother of his grandfather, 5,000, ये भी इनकम मानी जाएगी. He gets of rupees 41,000 from grandmother, ये exempted होगा क्योंकि इनके blood relation है. On the occasion of marriage, he gets, तो जो exempted होंगे चाहे वो वाइफ को मिले हो या इनको मिले हो. He gets 80,000 from notified institution, charitable है तो exempted है. He received 5,40,000 under a bill, तो उनके पर्सन किसी ने दिया तो exempted होगा. Receive house property from his friend as gift, exempted है. He received shares from his, तो exempted होगा 80,000. तो taxable कितनी होगी? 25, 26 और ये दोनों जोड़ के 61 plus 10 जो है आपकी 61,000 आपकी हो जाएगी. ठीक है, 51 और प्लस 10 हो जाएगी तो 61,000 आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी. तो इस तरह की जो इनकम्स हैं इनको हम अदर सोर्सेज और इसमें रखते हैं. तो यह टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट की बात हो रही है. तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन एंड इन दैट सेशन आई डिस्कस विद यू द 3 थिंग्स. फर्स्ट थिंग, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीन, प्लांट एंड फर्नीचर बिलोंगिंग टू एसएससी. सेकंड थिंग, सम रिसीव्ड under Keymer insurance policy including bonus. And third thing is taxation of gift इसमें आया.
all three things are discussed with you. Thank you very much.